जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। बड़ी खबरें जो हैं आज की, वो तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन की जमात, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वो आज भी गुफ्तो शुनीद जो है इसी मामले पर हो रही है कि इलेक्शंस की डेट जो है एक ही हो, और उसके ऊपर इमरान खान साहब का भी अब एक मौक़िफ़ सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर ये इंतखाबात 14 मई को नहीं होते तो फिर इसका ये मतलब है कि आइन जो है ये आइन शिकनी हो जाएगी। और वो अभी भी इसी बात पर इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो पंजाब के पहले हों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीटीआई का मुतालबा जो बड़ा वो ये है कि अगर एक ही दिन पर इंतखाबात करवाने हैं तो फिर अभी असेंबलियां जो हैं वो मई के आखिर में तहलील हो जाएं और जुलाई में इंतखाबात हो जाएं। ये डेट के ऊपर ही अब इनका आपस में जो है गुफ्तगू जारी है। उधर कल भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की थी, उसकी कोई डिटेल्ड ऑर्डर अभी तक नहीं आया, ना ही आज आया है। वो भी एक बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट मौका दे रही है सियासी कुव्वतों को कि वो आपस में गुफ्तगू करें और आपस में कोई हल निकालें कि मामला वापस उन तक ना पहुंचे। और इसके अलावा जो है मजीद खबरें जो हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे और उनके ऊपर तबसरा भी आपके सामने लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब से पहले हसन अयूब खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, तो उनसे पहले हम अपडेट लेते हैं पार्लियामेंट के बारे में और कोर्ट से जो उन्होंने देखा है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इफ्तिखार साहब की राय लेंगे। जी हसन जनाब। जी सर, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर के ऊपर जो है इस वक्त तो जो मामला है वो पार्लियामेंट भी जो है वो इस वक्त खबरों की के अंदर आ चुका है, और क्योंकि वहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती भी जाहिर की है इन हालिया दिनों में, और ना सिर्फ करारदादें जो है वो मंजूर हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो एक एक्ट बनाया है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस्लाहात जो है वो की है, और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात है उनको खासा जो है वो कम किया है। वो अदालत ने भी उस पर रिएक्ट किया, और उसके बाद जो है उसके खिलाफ जो 8 मेंबर बेंच है उसने अपना फैसला दिया और उसको उस पर अमल दरामद को रोक दिया। अब सब लोगों की नजरें जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर भी हैं और 2 तारीख के ऊपर भी हैं, और इस वक्त जो सियासी कायदीन है उनकी नजरें भी 2 तारीख के ऊपर है। तो 2 तारीख तक जो है वो, क्योंकि वो 8 रुकनी बेंच की समाअत होनी है, 2 तारीख तक अमल दरामद को रोका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर। तो अब 2 तारीख को ही देखते हैं कि ये मामला जो है वो अदालत क्या रवैया अख्तियार करती है। और उससे पहले पहले मुझे भी जो तहरीरी ऑर्डर है ये जो कि गुज़िश्ता रोज की समाअत का है वो भी आता दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त तक जो है वो पार्लियामेंट ने जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट या का जो बिल था वो कल एज अ प्राइवेट मेंबर मोहसिन शाह नवाज रांझा जो बता रहे थे कि वो जमा कराने जा रहे हैं, और गालिबन उन्होंने जमा करा दिया है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज अहम है, जो प्रिविलेज कमेटी है, जो प्रिविलेज कमेटी ने समन करना है जजेस को, ये मामला भी जो है वो जेर गौर है इस वक्त गवर्नमेंट साइड के ऊपर। और ये मैं आपको संजीदगी से बता रहा हूं कि ये बड़े सीरियस हैं इस मरतबा इस मामले के ऊपर कि क्या उनको इख्तियार है या नहीं। लेकिन एक दफा अगर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करते हैं या उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करते हैं या उनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते हैं, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर लिया जाएगा। और साथ ही इस मामले के ऊपर जो तीनों जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको समन करेगी पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी। तो ये उसके बाद वो आए वो ना आए, लेकिन उन्होंने उनको समन जरूर करना है। और उसके बाद एक नया जो है वो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, या जो जजेस हैं क्या वो पार्लियामेंट के समन करने पर वो इनकार करेंगे। तो ये चीजें जो है ये देखने के काबिल है। इसके अलावा जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं रजा भाई, उनकी कामयाबी के 100 में से 2% इम्कान नहीं है। उसके इम्कानात क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि पीटीआई चाहती है फॉरेन इलेक्शन, और जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में हम कराएं। तो बीच के रास्ते के लिए जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जाहिर करनी थी, जो इमरान खान साहब ने आज वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो आंसर था वो सारा खत्म कर दिया, और जो मुज़ाकरात करने वाली कमेटी गई थी उनकी बेइज्जती उन्होंने वहां पर कोर्ट ने कर दी एक किस्म से कि भाई आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है, अगर मई की तारीख पर आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है ये मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। तो आज अपनी कमेटी को खुद ही बेतौकीर किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जी
जी बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, आपने कुछ पूछना है हसन से? नहीं, जो मुझे मालूम हुआ वो ये था कि जो कमेटी, इनकी जो पीटीआई के जो लोग हैं वो उस कमेटी रूम में गए ही नहीं। वो जाके लीडर ऑफ द पोजीशन के कमरे में जाकर बैठ गए। फिर वो उनको मनाने के लिए वजीर कानून जो है तारड़ साहब, आजम नजीर, वो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोरा सैया मुँह से बोले ना। अच्छा हसन, हसन मैं चूंकि आपको जाना भी है इसलिए मैं क्विकली आपसे एक और ये सवाल पूछ लूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कल की वो आया नहीं कुछ, वो कब तक मुतवक्को है? जाहिर बात है कि वो डिस्कशन होती है। मैंने पहले बोला वैसे तो ऑर्डर जो है वो उसी दिन शाम तक आ जाता है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं आया। अब इसमें कुछ पद से पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं जो कि जराए से हमें जो मालूम हो रहा है कि इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो खासे उन्होंने कहा था जी कि हमें ये पंचायत वाला काम जो है, हमारे जराए बताते हैं कि वो पंचायत वाले जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का, इससे खुश नहीं है। तो जो एक जिस दिन चीफ जस्टिस वापस आए थे लाहौर से छुट्टी मनाकर ईद के बाद, तो उस शाम को भी, उस रात को भी जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो है वो मुलाकात हुई तीनों जजेस की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज समाअत की थी इस सारे मामले की, जो कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात का केस था। इस वक्त जजेस जो है वो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑडियो लीक्स बहुत आ रही है। आपको मालूम है कि ऑडियो लीक्स जो है उनकी सास की भी आ गई है, और अब सबको मालूम है कि जो व्हाट्सएप है इस पर भी जो गुफ्तगू है वो महफूज नहीं है। तो इसलिए ये बेहतर है कि एक टू फेस बैठ जाते हैं और ज्यादा जो है वो गहराई से जो है वो बात हो जाती है। तो बात अभी जो हमारे तक पहुंच रही है वो यही पहुंच रही है कि शायद जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है इस मामले के ऊपर जो रोल प्ले कर रही है मुज़ाकरात के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑर्डर दे दिया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ये जो बीच का रास्ता है ये तलाश नहीं करना चाहिए। तो यही शायद वजह है जिस वजह से गुज़िश्ता रोज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो भी अभी तक नहीं आया। लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए जो जजेस रोस्टर जारी हुआ है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को भी 3 रुकनी बेंच मिला है, जस्टिस जाजुल हसन को भी 3 रुकनी बेंच मिला है। चीफ जस्टिस ने खुद भी अपने पास 3 रुकनी बेंच रखा है। जस्टिस काजी फाइज़ को कोई बेंच नहीं दिया गया, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है उनको 2 मेंबर बेंच दिया है। तो ये जो है सिचुएशन है। अभी भी जो उनकी चीफ जस्टिस के जो ब्लू आइड है वो यही जो है अपने जो उनके लाइक माइंडेड जजेस हैं वही हैं, यानी जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद आज भी जो कि गो के वो ही इज अ 3rd सीनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन वो उनको आज भी 2 मेंबर बेंच दिया गया है जी हफ्ते के लिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया हसन आपका ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे मालूमात लेते रहेंगे। शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब, आपने सुनी रुदाद सारी पार्लिमान की, अदलिया की, मुज़ाकरात की, मुल्क में एक इंतशार की कैफियत है इस वक्त, और इतना संगीन बहरान शायद कम ही पाकिस्तान की तारीख में आया हो कि जहां पे किसी को नहीं पता कि ताकत का जो मरकज है वो कहाँ है और वो कौन है। हमें रवायती तौर पे पता था कि वो GHQ होता था ताकत का मरकज। आज तासुर ये है, या कम से कम जो पब्लिक परसेप्शन है, कि शायद वहां भी इक्तदार जो है वो, या ताकत जो है वो कुछ स्लिप की है या तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट एक आर्बिटर होता था, GHQ के बाद अक्सर ये दोनों मिलके ही खेल खेला करते थे। आज वो भी 2 मुख्तलिफ जो कि जैसे कहते हैं एंड्स पर दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर बात है, हमने तो देखिए, हमें तो इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि क्या पार्टी, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है। हमें तो ये है कि ये मुल्क की रियासत जो है इस वक्त, ये इस बहरान से कैसे निकल सकती है। सबसे पहला तो पाकिस्तानियों का ये इस वक्त कंसर्न मेरे ख्याल से है भी, और होना भी चाहिए। तो मैं चाहूंगा इफ्तिखार साहब जरा इसके ऊपर आप एक ब्रॉड कमेंट दें पहले, क्योंकि आप तारीख को से भी वाकिफ हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार आपने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किए हैं, रिपोर्ट किया उसके ऊपर। आज का जो बहरान है, क्या आपके ख्याल से इतना संगीन बहरान पहले देखा है आपने? बहरान तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जिस आदमी ने बहरान पैदा किया है उसको मैं रोज देख रहा हूँ और वो कामयाब है। जिस दिन से उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तब से लेके अब तक रोजाना वो टेलीविजन पे है, बाकायदा इंटरव्यूज दे रहा है, उसके इंटरव्यू छप रहे हैं। और फिर जितने भी पाकिस्तान में टेलीविजन है, मुझे उनकी तादाद नहीं
इल्म कितनी है, सारा दिन उसी पर बात करते रहते हैं। यही वो चाहता था, यही उसको समझाया गया था और इसी के लिए उसको तैयार किया गया था। और ये जो डायलॉग उसने शुरू किया पाकिस्तान में, जिसके बारे में उसने आज इशारा किया कि आइन खत्म हो जाएगा, मुझे डर है कि ये जो मामला चल रहा है ये वहां तक हकीकी तौर पे पहुंच ना जाए, क्योंकि जो लोग उसको लेके आए थे उनके मकासद थे और मकासद बड़े वाज़ेह थे। और वो मकासद थे पाकिस्तान को कमजोर मुल्क बनाना, पाकिस्तान के अंदर जो कौमी यकजहती है इसको खराब करना। मतलब एक सूबे के इंतखाबात बहुत लाजमी हैं और दूसरे सूबे के इंतखाबात लाजमी नहीं है। इससे हमें समझ आ जाती है मुझ जैसे जाहिल आदमी को कि ये खेल का हिस्सा है। ये जो उसको समझाया गया था, सारा जो पट्टी उसको पढ़ाई गई थी, वो उसी में चल रहा है। जैसा कि भी मुझे बताया गया कि उसने 3 आदमियों को भेज तो दिया है, लेकिन साथ ही उसने इशारा कर दिया है और एक डेट दे दी है खुद। 1 साल से वो ये खेल खेल रहा है, इंतहाई कामयाबी से खेल रहा है। इसके लिए मैं पूरे उसको नंबर देता हूँ। वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर मैनिपुलेटर साबित हुआ है और उसने इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया। भी ये जस्टिस मुनीब साहब हैं, उनके बारे में हमारे दोस्त बता रहे थे कि 3 दोस्तों के दरमियान, 3 जजों के दरमियान भी इख्तिलाफ राय पैदा करवा दिया और ये तीनों एक जैसी सोच के मालिक थे और एक जैसी सोच के हामिल थे। ये उसकी मैनिपुलेशन का कमाल है। तो क्या कल होने वाला है? जो वो चाहेगा वही होगा। ये गलती आपकी पार्लियामेंट से हो गई। पहली गलती पार्लियामेंट से 18वीं तरमीम के मौके पे हुई थी, जब उन्होंने एक जज के और कुछ जजों के दबाव में आके जो तरीकाकार था उससे स्टेप बैक किया और पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी थी उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। फिर हाल ही में किसी गलतफहमी का शिकार होकर उनके कहने पर उनको 2 जजेस और दे दिए। तो ये भी तो पार्लियामेंट का फैसला था ना, ये भी तो सियासतदानों का ही फैसला था ना। अब 7 और 8 का मुकाबला है। अब फुल बेंच भी अगर बनता है, जिसका हमें बहुत शौक है, तो फुल बेंच का अगर फैसला आता है 8 वर्सेस 7, तो फिर क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल। और 2 तारीख को जो फैसला आने वाला है वो बड़े अहम फैसले हैं। ये सियासी ढांचा मुझे बचता हुआ नजर नहीं आता। ना आप उसके खिलाफ मुकदमा उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और उसने साबित किया है कि जो हम लफ्ज इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबल, उसने अपने अमल से साबित किया। और जजेस ने कहा है आज कि वो इतना पॉपुलर है कि अगर उसके साथ लोग आ जाते हैं और तोड़फोड़ हो जाती है तो हम क्या करें? हम किसको गिरफ्तार करें? हम किसको पकड़ें? वैसे हम जैसे नालायक लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि अमेरिका में भी एक ऐसा वाकया हुआ है और उसकी 50 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने 1000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और गिरफ्तारियों का अमल शुरू है। तो मजमा जो हमलावर होता है, अगर उसको पकड़ना की ख्वाहिश हो तो वो भी पकड़ा जा सकता है। बहरहाल जजेस की मर्जी है, जैसा मर्जी चाहे वो फैसला करें। लेकिन इफ्तिखार साहब, सॉरी जी बात मुकम्मल कर लीजिए पहले। एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, अभी तो एक और मसला आना है। वो आना है कि जनाब हमने तो कौमी असेंबली छोड़ी नहीं थी, हम तो वहां जाना चाहते हैं, हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। और देखिएगा फिर उसके लिए जिनको हम इंतहाई काबिल एहतराम समझते हैं और उनके बारे में बात करते हुए जरा खौफजदा रहते हैं,
वो क्या कदम उठाते हैं, वो कैसी कैसी आईनी बहस में से क्या क्या चीज लेके आते हैं आपके सामने, और कैसे ये बात साबित करते हैं कि मिस्टर स्पीकर आप इनको आने दें, मिस्टर स्पीकर दे हैव टू बी इन द पार्लियामेंट। अभी तो वो क्राइसिस भी आना है और उस पर भी काम हो चुका हुआ है कि कैसे सिस्टम को हिलाना है, कैसे ये तमाशा चलाना है, कैसे तकरीरें करनी है, कैसे बयान देने। साल के लिए माल चाहिए था ना, एक साल में क्या बात करते। अब जब ये आएगा मसला कि ना लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने फैसला करना है इलेक्शंस का, और उसमें केयरटेकर सेटअप का मसला है, अभी तो मामला वो भी जाएगा पार्लियामेंट में से निकल के जजेस के पास, और फिर देखिए कैसा रास्ता ढूंढते हैं वो, कैसे कैसी अच्छा वो क्या होती है। इफ्तिखार साहब देखें, वो ना मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव में मौलवी साहब जो ना खुतबा दे रहे थे मेरे ख्याल से जुम्मे का, तो वहां पे वो भी कह रहे थे कि हो गया फलाना हो गया, कब्र जाओगे उत्थे अजाब आएगा, उत्थे फलाना आएगा। तो मेरे वगैरह बंदा खलोया ने क्या मौलवी साहब तो को कोई खैर दी खबर भी हैगी है। आपने नहीं बात है रजा, ये नहीं रजा, मुझे बताएं कि मैंने जितनी दफा आपसे बात की और आज मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मुझे कहें कि इफ्तिखार आप बेवकूफ आदमी हो। नहीं मैं ये नहीं प्लीज प्लीज लेट मी से, आप बेवकूफ आदमी हो, आपने अकल की एक बात नहीं की। मसलन रजा, आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, इमरान खान पे जो मुकदमात बनाए गए वो पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से बनाए गए हैं। जी हाँ, यही है ना? जी हाँ। और उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया अभी तक, राइट? जी। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद, अगर उन पे वही पाकिस्तान पीनल कोड की दफात लगती हैं, क्या उनको हर एक को इजाजत है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रोस्टम पे जाके इंसाफ ले आए उसी दिन? है नहीं? आंसर माय क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपका ख्याल है ये मजाक हो रहा है? आपका ख्याल है कि ये ऐसी हो रही है बात, ये ऐसे रियायत दी जा रही है, ये ऐसे ही कहा जा रहा है कि हाँ वो चूंकि बहुत पॉपुलर लोग आ जाते हैं, हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है, हम क्या करें? ये ऐसे का कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो आइन के मुहाफ़िज़ बनते हैं, और उन्होंने आइन की हिफाजत की कसम की आड़ में 90 दिन वाला जो खेल है वो शुरू किया हुआ है, और उनको खाली असेंबली नजर नहीं आती, वहां पे कोई कानून लागू नहीं होता, वहां पे जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती, वहां पे आइन की बालादस्ती चैलेंज नहीं होती। तो ऐसा तो ना करें ना कि मैं आपको कोई ऐसी खौफनाक कहानी सुना रहा हूं जो मौलवी साहब ने सुनाई थी। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं हैरान रह गया हूं कि बिलावल भुट्टो की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि ऐसी बातें कर गया। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट यंग बॉय, आई मस्ट से हिम, ही हैज डन द बेस्ट थिंग ही कोई कर सकता। बहुत देर कर दी इन्होंने, मेहरबान, इनको पहले दिन इन 3 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हाई ट्रेजन का केस लेके जाना चाहिए था। अब आप मुझे कहेंगे कि ये इसलिए नहीं गए कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका मामला तय था कोई, उन्होंने रोका था, तो फिर आप ये बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क को असल में एस्टेब्लिशमेंट ही चलाएगी? तो ये सब कहानी है। अब एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा अगर वो हो गया है तो फिर हमें उलझन क्या को हो रही है? आपका और मेरा तो रोल कोई नहीं है, आपका वोट और मेरा वोट इररिलेवेंट है, ठीक है ना? अगर एस्टेब्लिशमेंट के खेल पे ही खामोश है, 1 साल इन्होंने जो हमाकतें की, जो अपनी कमजोरियां दिखाई, तो आपसे जब मैं बहस करूंगा तो आप कहेंगे इफ्तिखार वो मसला है ना, देखो इनके लिए कुछ मामला थे, इनके कुछ इश्यूज थे। तो मुझे बताएं फिर वेयर वी स्टैंड टुडे। मतलब एक तरफ ये है कि जी 14 को अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा, और एक तरफ ये दरखास्त है कि ये हमारी असेंबलियां बहाल करो। भाई कमाल है। नहीं मतलब ये कमाल, इतनी क्या खूबसूरत खेल है। और मजाल है कि कोई जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अक्लमंद लोग हैं वो सारे को इसको परसीव कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा, और हो रहा है जी, हो रहा है, और ये होता रहेगा। ये उस दिन ख्याल नहीं इनको आया जिस दिन रजिस्टर बार भेज दिया गया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माय डियर रजा,
ये इतना खेल सिंपल नहीं है जितना आपने समझ लिया हुआ है। ये खेल है पाकिस्तान को इंतहाई कमजोर रियासत बनाने का, और जी। उससे वो मुतालबात मनवाने का। आप देख नहीं रहे, फोटो आ रही है। कल तक जिनके खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट की शर्ट्स पहनी हुई थी, आज उन एब्सोल्युटली नॉट्स के साथ चप्पल में खड़े हैं या नहीं खड़े? बिल्कुल। हाँ, ये ना मैं जवाब दो ताकि हमारे सुनने वालों को भी समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप इशारा कर रहे हैं फवाद चौधरी और उनकी बेगम की अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ जो तस्वीर है। जी हाँ, वही एब्सोल्युटली नॉट की शर्टें पहनने वाले दोनों। तो आप समझिए ये खेल ऐसी है। वो एब्सोल्युटली नॉट की शर्टें ऐसी छप गई थी सारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की फौज के सरबराह को जूतियां ऐसे मारी गई थी सारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की फौज की जो भद उड़ाई गई थी, वो किसने उड़वाई थी? उसके पीछे कौन था? क्या इन अदालतों को, नहीं, एक मिनट, क्या इन अदालतों के करीब वो एक कौमी इशू नहीं था? क्या उस पर इंक्वायरी नहीं बनती थी? क्या उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की इन जजेस ने कि रोको इन लोगों को? नहीं नहीं, वो तो कोई मीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आज तो उन्होंने एक नई शुरली छोड़ी है इफ्तिखार साहब। आज उन्होंने ये फरमाया है कि अगर मैं ये बता दूं, वो याद है वो जो सुपारी की वो एक इश्तिहार एक चलता था, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। तो उन्होंने आज फरमाया है कि अगर मैं ये बता दूं, इमरान ने कहा है कि अगर मैं आज ये बता दूं कि कश्मीर के हवाले से बाजवा साहब का क्या मंसूबा था, तो बैनुल अक़वामी हेडलाइंस लग जाएंगी और बड़ा कौमी नुकसान होगा, इसलिए जो है वो मैं कौमी मफाद में खामोश हूं। लेकिन मेरे दोस्त ये खेल उस दिन आपको समझ नहीं आई थी जब हमने ही कहा कि बाजवा साहब ने कहा ना हमारे तोपें इस काम की हैं, ना हमारे हवाई जहाज इस काम के हैं, ना हमारे टैंक इस काम के हैं। ये बात भी इस मुल्क में हो गई ना, क्यों नहीं हुई? हाँ, आज उसकी बाज़ाब्ता तरदीद आई है। ना छोड़े, तरदीदों को छोड़ें, ये बात हुई या नहीं हुई? जी हुई थी। ये उनसे मंसूब करके ये बात की गई या नहीं की गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो वो भी उसकी भी मर्जी है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मंसूब जो चाहे बात कर ले, उसको कौन रोक सकता है? भाई उसको पता है, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाना। और जब मैं ये ट्वीट करता था ना कि नो वन विल टच हिम, तो मेरे दोस्त जो थे, वो अपने आप को इनकलाबी बड़ा समझते हैं, वो कहते थे तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम देखो कल क्या होने वाला। और मैंने 1 साल से सारी मेरी ट्वीट निकाले, बहुत दोस्तों को मैंने लिखा है नो वन विल टच हिम, नो वन विल टच हिम। क्या मुझे कोई वही नजर होती है? अल्लाह माफ करे, क्या मैं कोई नजूमी हूं? नहीं, मुझे जिस दिन उन 3 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज नहीं किया था पार्लियामेंट ने, ये बात समझ आ गई थी कि अंदर खेल के जो है उसमें इसके साथ कोई ना कोई एक्सपोर्ट है। और फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग सड़कों पे आए, लोग अपने खानदानों के साथ सड़कों पे आए, और उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने भी सुना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे तो ये सारा ढांचा ही खत्म होता नजर आ रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर इमरान खान कि जो उसको समझाया गया उसने बहुत खूबी से, बहुत अच्छे अंदाज से, बल्कि शायद जिन्होंने समझाया हो उससे भी बेहतर अंदाज में उन चीजों को पुट कर दिया है। और जो कमजोरी थी पार्लियामेंट से हुई आइन के हवाले से, और आइन के जो लिकूनस थे, उसको भी स्टडी इन्होंने किया था कि अगर प्रेसिडेंट हलफ नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, अगर गवर्नर नहीं मानेगा तो गवर्नर नहीं हटाया जा सकता। यानी हर एक चीज के ऊपर स्टडी हो चुकी थी। देखिए, वो तो इफ्तिखार साहब, वो तो ऑप्शंस देके जाते, लेकिन मेरा आप दोनों से ये सवाल है, और मैं समझता हूं कि ये एक अहम नुक्ता भी है कि ये आपने सारा कुछ ये तो कह दिया, सोलंकी साहब ने भी कह दिया, आपने भी, कि वो उसकी सपोर्ट है, उसकी सियासत, पॉपुलिस्ट सियासत जो भी है। लेकिन ये जो चौगादरी हैं, 12-13 पार्टियां, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्सपीरियंस, मतलब ये कि शहबाज शरीफ कोई कल तो नहीं आया सियासत में, जरदारी जो है वो कल तो नहीं आया सियासत में, जो है बिलावल को भी अब कितने साल हो गए हैं, और उसके अलावा
मौलाना फजल रहमान जैसे लोग, ANP, ये सारे के सारे इतने ही नालायक साबित हुए? मौलाना फजल रहमान को बात बहुत पहले समझ आ गई थी, माफ कीजिएगा, ऐसा ना कहें आप, उसको तो कई साल पहले समझ आ गई थी, और ANP को भी समझ आ गई थी, लेकिन ANP की चौका इतनी ताकत नहीं थी और मौलाना फजल रहमान की इतनी ताकत पार्लियामेंट में नहीं थी। लेकिन जहां तक बात समझ आने की बात है, किसने खुल के चैलेंज किया इस आदमी को? नहीं, देखिए, चैलेंज तो मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं तो सियासी कार्ड्स की बात कर रहा हूं। देखिए, इस वक्त सियासी मैदान में सियासी कार्ड आखिरी खेल लिया उन्होंने कल पार्लियामेंट में, क्या करें वो। लेकिन ताकत तो जजेस के पास है। जजेस कैन इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। वो आप आइन का वो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि आप उनके कंडक्ट को जेर बहस नहीं ला सकते। हाँ जी। तो क्या करेंगे फिर आप? माय डियर, इस आइन में लेकुनाज हैं। वो तो सही है आपकी बात, इफ्तिखार साहब, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये भी तो आइन में है ना कि किसी कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को मौजूए बहस नहीं बनाया जा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हीं अदालतों में पार्लियामान में जो तकरीरें हैं उस पर उसका जिक्र करके कहा गया कि जो जेल में होते थे अब वो तकरीरें कर रहे हैं और जी वो बातें कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। गया, मेरे दोस्त जिनके बारे में कहा गया वो गरीब लोग हैं, क्या वो 2-4 करोड़ रुपए का वकील खड़ा करके इसका जवाब नहीं भिजवा सकते थे? वो मेरी और आपकी तरह फकीर तो नहीं है ना कि हमें कोई गाली देके चला जाए तो हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें हम। फकीर। वो अच्छा, फकीर तो नहीं है। अच्छा, अगर उनके बारे में ये कहा जा रहा था तो क्या उनके पास वकला के लिए फीस नहीं थी? बिल्कुल है जी, उनके पास सब कुछ है। देखिए, मैं इन्हीं नालायक क्या उनके चाहने वाले दुनिया भर में रहते नहीं? क्या उनमें से हजारों लोग दुनिया में दरखास्तें नहीं दे सकते थे कि हमारे दिल दुखे हैं इस बयान पे, और वहां में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती थी, स्टार्ट या नहीं हो सकती थी? ये करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ चाहते थे इक़्तिदार में आना, वो 2 मुकदमात से बचना, और नतीजा ये हम सबको एक ऐसे उलझन में मुल्क को फंसा दिया है कि मुझ जैसा आदमी कह रहा है कि मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा है। यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मई को इलेक्शन हो जाते हैं तो छोटे सूबों की जो सोच होगी, जो फिक्र होगी, ये फौरी तौर पे रद्दमल नहीं आता। रजा और सोलंगी, आपको भी पता है, एक तकरीर हुई थी चट्टागोंग यूनिवर्सिटी में, उसका रद्दमल उस दिन नहीं आया था, 1952 में आया था। जी जी जी, बिल्कुल इफ्तिखार साहब। और फिर वो चलता रहा कई साल, दहाइयां। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं आपने ये जो नुक्ता आपने उठाया ना, ये मैं इसी पर आना चाह रहा था। आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया कि अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए इक़्तिदार मिल जाए, जैसा तैसा भी मिले, और ये कि हमारे लिए एस्टेब्लिशमेंट वही काम कर देगी जो पहले उसने इमरान खान के लिए किया 2018 में। देखे ना, ये भी तो तवक्कुआत। आज भी अगर आप देखें PDM की जमातों का महवर कौन है, उनका ख्याल है जी जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो सेट कर देगा, वो इमरान के खिलाफ है ना, तो आने नहीं देगा, वो सारी मदद कर देगा, सहूलतकारी कर देगा। भाई आपकी देखिए सियासी, कितना अफसोस की बात है कि हम लोग जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पार्लियामानी जमहूरियत की बात करते हैं, और तवक्को हम क्या करके बैठे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। थैंक यू। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि आपने अंडे जो है वो GHQ की बास्केट में डाल के ना उनके हवाले कर दिया। आपने कहा जी तुसी संभालो। अच्छा, बात बनती है, ठीक है, उनका रोल है कि उन्होंने क्रिएट किया सारा मैस, लेकिन आप भी सियासतदान हैं। आपके पास आपने जिक्र किया वकला का, आपके पास पार्टियां हैं, मोबिलाइजेशन है, पार्लियामेंट है, असेंबलियां हैं, आपकी अपनी फोरम्स हैं। आप देखें ना, क्या वो जो कुछ कोई मुल्क में कोई बातचीत भी हो रही है तो वो एक छोटा जो कहते हैं मुनहरिफ ग्रुप जो है वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के सेमिनार्स कर रहा है। भाई आप वो कल लाहौर भी आ रहा है, मुझे दावत आई है। मैं पता नहीं, जब मैं सारे दावतनामे को पढ़ रहा था तो मैं सोचा था कि इनमें जो अशराफिया के सारे नुमाइंदे बैठे हैं, इनको तो अवाम के मसाइल का पता ही नहीं है कि अवाम के इश्यूज क्या है।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं देखे ना, वो चलिए वो तो पता लग जाएगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि देखें वो मतलब इस गवर्नमेंट की और इन लोगों की जो एक हदफ पूरा हो गया, और उसके बाद जो है बिल्कुल इनकी ये सियासी डेफिसिट जो है जो, और बहुत सारे महाजों पे हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो भी स्टैब्लिशमेंट के हिस्से इमरान खान के साथ हैं, जज उसके साथ हैं, मीडिया के सेक्शंस उसके साथ हैं, पता है सबको। अब बात ये होती है कि जब आप सियासी मैदान में होते हैं फिर आप उसका सियासी काउंटर करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा दादा, कुछ भी नहीं होगा मासवाए कि हमारे मुल्क में एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा, इलेक्शंस को कोई नहीं मानेगा। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। अच्छा। और मैं कहता हूं इसकी ख्वाहिश है बड़ी खौफनाक, और इसने कह दिया है कि अगर मुझे 2/3 नहीं मिली तो मैं असेंबली फिर तोड़ दूंगा। कहा है ये इसने नहीं कहा सोलंकी साहब? बिल्कुल जी कहा। इसका मतलब 56 अरब रुपए का एक और नुस्खा तैयार करें आप। देखिए फिर मकबूलियत का कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए ना। जब इफ्तिखार साहब अलिफ वाले अरब तो नहीं मिल रहे, आप एन वाले ले आए। तो बात ये कि मकबूलियत जी, मुझे तो आप बताएं, आप दोनों मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मैं आपके प्रोग्राम बड़े गौर से सुनता हूँ और उनसे मुस्तफीद होता हूँ, इंस्पायर भी होता हूँ। आप मुझे दोनों बताएं कि व्हाट इज द वे लेफ्ट फॉर अस नाउ? आप परेशान ना हो इफ्तिखार साहब, दिल बड़ा रखें। अभी वो मुज़ाकरात तो मुलतवी हुए हैं, मंगल के रोज दोबारा होंगे, और शाह महमूद कुरैशी और इसाक डार दोनों ने कहा है कि काफी पेशरफ्त हुई है। और 2 मई के बाद होंगे ना? जी 2 मई को होंगे। 2 मई के बाद होंगे। 2 मई की प्रोसीडिंग तो सुबह शुरू हो जाएंगे ना 11 बजे। हाँ तो इन्होंने भी 11 बजे ही रखी है अपनी मुलाकात। नहीं वो फिर नहीं, 11 बजे आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा देखें ये मुज़ाकरात की आपने कहा कि ये रीबूट हो जाएगा सिस्टम। सोलंकी साहब मैंने नहीं कहा, सोलंकी साहब ने, मुझे तो सिस्टम कोलैप्स होते नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है कि मेरी स्क्रीन जो है ना ये ब्लैक हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आएगी। मैं जाऊंगा उसको लेके तो वो कहेगा हफीज सेंटर वाला कि जनाब आप ये क्या ले आए, ये फर्क हो गया। नहीं तो मैं वही बात था ना, इन्होंने कहा रीबूट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट हो जाएगा, कोई नई शक्ल निकल आएगी। आपने कहा कि बिल्कुल वो ढांचा ही मौजूदा ढांचा की जाएगा। मैं इसके ऊपर अब आपसे आखिरी 1-2 मिनट है, सोलंकी साहब वजाहत कीजिए, रीबूट से आपकी क्या मुराद है? कभी कभी रीबूट जो होता है ना, वो उससे वायरस जो है वो मजीद आगे आके दोबारा से उसको स्टक कर देता है। क्या इस तरह का रीबूट होगा या कोई नई शक्ल निकलेगी? जी मुझे लगता है कि कोई नई शक्ल निकलेगी, लेकिन वो शक्ल क्या निकलेगी मैं उसके बारे में बहुत वाज़ेह नहीं। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये आपने जो प्रेडिक्शन की है उसके बारे में जरा वजाहत कीजिए। सर देखें, अगर नया इमरानी मुआहदे की बात जो इसने की थी अपना इमरान खान ने, हमें जो वो कभी स्टडी डिटेल बताता नहीं, ना हमारे सहाफ़ी उस पर बहस करते हैं, ना कोई सवाल करता है, और ना ही सियासी पार्टियों ने कभी सोचा है कि किस नए इमरानी मुआहदे की वो बात कर रहा है। वो बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि 1973 का जो इमरानी मुआहदा है, उस इमरानी मुआहदे के बाद अब नए इमरानी मुआहदे की बात करना बगैर किसी डिटेल के, बगैर उसके अपना कोई तफसीलात बताए, बहुत डेंजरस खेल है। और ये ना हो कि नया इमरानी मुआहदा जो है वो बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दे। ये ढांचा भी चैलेंज हो गया है, और अगला ढांचा बना ना पाए तो फिर ये चारों फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठा रखना किसका काम होगा? क्या ज़हनी खराबियां पैदा होंगी? इसका फायदा क्या होगा? किसको होगा? इस एटमी हथियार रखने वाले मुल्क का फिर मुस्तकबिल क्या होगा? जो इसके दुश्मन है वो इससे कितना फायदा उठाएंगे? ये चीजें मेरे ज़हन में हैं, ये मुझे परेशान करती हैं। और नया इमरानी मुआहदा होता है, आइन के अंदर तब्दीलियां होती हैं, आइन में लोग इजाफे करते हैं, वो आइन में करते हैं, और नया इमरानी मुआहदा और चीज है। इसमें फर्क है दोनों में। देखें वो तो खैर पता लग जाएगा, लेकिन मैं अब ये शो का वक्त खत्म हो रहा है। जी सोलंकी साहब आप बात कर लीजिए पहले। इमरान संभाला नहीं जा रहा, इमरानी मुआहदा कैसे संभालेंगे? that proves my beginning कि वो अनटचेबल।
जी, नहीं वो तो ठीक है। वो एक बड़ी मशहूर फिल्म भी है द अनटचेबल्स, आपको पता ना, ऑस्कर भी अवार्ड उसको मिले। वो यहाँ पे पाकिस्तान का वर्जन बनना चाहिए। देखिए, मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूँ, और ये मेरा व्यू है, यकीनन गलत भी हो सकता है, और अल्लाह करे कि गलत हो जो मैं कहने लगा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो क्राइसिस है ना, ये असल में स्टेट का ये बहरान है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है, जर्मनी जो है 1920 और 30 की दहाई में इससे गुजरा था, और भी बहुत सारे ममालिक की नज़ीरें मिलती हैं हमें, जहां पर ये रियासती जो हिस्से और जो होते हैं उनकी आपस में जो चपकलिश होती है, वो एक नई सूरत हाल को जन्म देती है। उस सूरत हाल को जब वो जन्म देती है, उसमें दो चीजें निकलती है, या तो ये कि फिस्तायत या आमरीत का रास्ता खुलता है, या दूसरी चीज होती है कि जमहूरियत जो होती है वो ऑटो करेक्ट हो जाती है, जैसे इमरानी मायदा कहें, आइन में तारमीम हो। ये दो रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं हमें इस वक्त। और मैं ये समझता हूं कि मैं इसको सर कंक्लूड कर देता हूं कि मैं एक बात में इजाफा करना चाहता हूं। जी, अब वक्त आ गया कि हमें पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो वादा किया गया था, जी, उस एग्रीमेंट में बिटवीन मोहतरमा एंड नवाज शरीफ, अब उसकी जितनी जरूरत मैं महसूस करता हूं, आप तस्वर नहीं कर सकते। जी, 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 पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए। बिल्कुल जी, मैं 100% आपसे एग्री कर रहा हूं, मगर मैं सिर्फ एक अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस वक्त ये आप लोग बहुत अच्छी, और मेरा भी दिल यही कहता है कि मिसाके जमहूरियत हो, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, लेकिन इस वक्त हम एक क्रैश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, गाड़ी जो है ना, वो मोटरवे पे चढ़ी हुई है, उसका एक पहिया, एक टायर जो है वो बस्ट हुआ है, एक टायर है ही नहीं, दोनों टायर आपस में बात नहीं कर रहे, और वो गाड़ी 120 130 की स्पीड से चलती है, उसका क्रैश होना है। ये आपको नजर आ रहा है। अगर जीएचक्यू को नहीं नजर आ रहा, जस्टिस बंदियाल को और उनके रफकाए कार को नहीं नजर आ रहा, शहबाज शरीफ को नहीं दिखाई दे रहा, इमरान खान को नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही नालायक है। फिर यही मैं कह सकता हूं ना। इमरान को तो परवाह नहीं है। उसने कहा कि सोलंकी साहब देखिए, इनको हुकूमत देने के बजाय बेहतर होता कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। देखिए जी, मैं कहने लगा हूं सर कि मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि इमरान खान का भी तो देखिए ना, अल्टीमेटली उसने भी पावर ही उसका परस्यूट है ना, तो वो भी पावर में तब आएगा कि जब वो ये मुल्क होगा, इस मुल्क का हाइसम होगा, वो पावर में क्या हाथी पे सवार होकर इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा? ये पार्लियामेंट ही चाहिए ना उसको भी, अल्टीमेटली उसको भी इदारे चाहिए, मगर इदारों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। ये सारी कुव्वतें क्या करिए, जीएचक्यू चाहता है उसका कंट्रोल हो, अदलिया चाहती है उसका कंट्रोल हो, इमरान खान चाहता है उसका कंट्रोल हो, पीडीएम की जमातें चाहती हैं, यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम ब्रेक कर चुकी हैं। चुनाचे मैं से इतनी सी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा तो खुदा के वास्ते ये पढ़ लें, क्योंकि हम इस वक्त एक कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। ये क्रैश जो है ये होगा, इसकी क्या शक्ल होगी ये मुझे नहीं पता। फिस्तायत होगी, आमरीत होगी, एक और मार्शल लॉ होगा, एक इमरजेंसी होगी, या मजीद इंस्टेबिलिटी होगी, वी शैल सी। लेकिन इट इज अ बिग थ्रेट। तो इसके साथ ही आज के लिए नाजरीन हम खत्म करते हैं अपना प्रोग्राम, और इंशाल्लाह कल आप से फिर मुलाकात होगी।